Hello, hi, good evening, everyone. I know I'm not that much punctual towards uploading my videos as I had promised to do on Tuesday, Thursday, and Saturday, but I make sure I will not be behind in simplifying the concept. So stay tuned, and I'm so sorry for that. तो हम लोग इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था, ऑक्सीजन के बारे में पूरा पढ़ लिया था, टोटली कंप्लीट हो गया था। ओजोन वोजोन मैंने सब बता दिया था, प्रिपरेशन भी बता दिया था, उसी तरीके से प्रिपरेशन होता है। और अब हम लोग को ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा टॉपिक पढ़ना है, एंड दैट इज़ सल्फर। हम लोग मेनली ऑक्सीजन सल्फर इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज दे आर, इसका नाम ही है ना चाल्कोजेंस, बिकॉज ऑक्सीजन फैमिली में दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो ओर्स फॉर्मिंग होते हैं, एंड दैट इज़ ऑक्सीजन एंड सल्फर। दैट्स वाई आई हैव टू वी ऑल हैव टू स्टडी ओनली दीज टू एलिमेंट्स। और ऐसे भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बस इसी दोनों को पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि हायर मतलब अब बहुत लोग केमिस्ट्री से ऑनर्स करते हैं, उससे हाई पे जाते हैं, तो वो सब चीज़ उसमें होती है। अभी फिर 12th लेवल इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन सल्फर ही पढ़ना रहता है, ज़्यादा क्या बोलते हो, ज़्यादा एलिमेंट्स का नहीं पढ़ना रहता है, सिर्फ एक दो ही ऊपर का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली यूज़ में या ज़्यादातर जो काम में आते हैं, बस उतना ही हमें इसमें पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं सल्फ़र का। और सल्फ़र आज तो नहीं कंप्लीट हो जा पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का कंप्लीट कर दूँगी। तो सल्फ़र का थोड़ा मोड़ा ही जानना है, क्योंकि मोस्ट मैंने जितना भी अभी तक पढ़ाया है सारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है। तो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। यू कैन गो एंड चेक इट आउट, और मेक श्योर यू शुड शेयर दिस वीडियो टू द वन हु रियली नीड दिस, क्योंकि मैं इसमें सारे चीज़ पढ़ाऊँगी। तो बहुत सारे ऐसे इसमें होते हैं कि सारे टॉपिक्स नहीं कवर होते हैं, जैसे आप यूट्यूब से देखोगे तो वो कवर्स नहीं होते। तो मैं जो अपना स्टार्ट की हुई है चैनल, ओनली फॉर दोज जो जिसको उतने अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं हैं, जो नहीं अच्छे से मतलब होते हैं ना, उसे वीडियोस नहीं मिल पाते सारे यूट्यूब पे सिंप्लीफाई किए हुए, क्योंकि वीडियोस में ऐसे भी देखोगे तो 10-12 मिनट का रहता है, एक कॉन्सेप्ट करके छोड़ देता है, फिर आपको आगे का नहीं पता रहता है। सो द ओनली मोटो ऑफ माइन इज़ टू मेक so the only motto of mine is to simplify the concept for those hard working student, जिसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें ईजिली समझ आ जाए, उनका टाइम कंज्यूम हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो लेट्स स्टार्ट। सल्फ़र हम लोग को पढ़ना था ना। देखो, सल्फ़र का ना दो टाइप होता है, पहला है रोम्बिक और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक। ऐसे ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के बारे में ना हम लोग को उसमें भी पढ़ना है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो उसमें भी हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। पर अभी देखो सल्फ़र का मतलब ये वो उससे रिलेटेड नहीं है, पर इसमें सल्फ़र दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रोम्बिक, एक होता है मोनोक्लिनिक। जो रोम्बिक होते हैं ना उसको हम लोग अल्फ़ा भी बोलते हैं, अल्फ़ा सल्फ़र, ठीक है। और मोनोक्लिनिक को कहते हैं बीटा सल्फ़र। देखो इसमें क्या है, ये जो रोम्बिक जो अल्फ़ा सल्फ़र है ना, ये अल्फ़ा सल्फ़र जो होता है, मतलब मैंने इससे पहले वाले जो नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाया था, और भी फॉस्फोरस जिसमें बताया था, जिसमें वाइट ब्लैक रेड इसके बारे में बताया था, उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी ना, ध्यान से अगर सुने होगा तो याद होगा, कि पूरे केमिस्ट्री में ना दो ही चीज़ को ऐसा सॉलिबिलिटी में टेस्ट किया जाता है, या तो वाटर लेते हैं या तो CS2 का यूज़ करते हैं। मतलब किसी की सॉलिबिलिटी को जानना है कि वो पोलर में सॉलिबल है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलिबल है, तो हम लोग पोलर के लिए वाटर और इनऑर्गेनिक के लिए पोलर के लिए वाटर और नॉन पोलर के लिए CS2 का लेते हैं। तो इसमें भी सेम ही करना है। तो अल्फ़ा में क्या है, अल्फ़ा सल्फ़र जो होता है वो वाटर और CS2 इस दोनों में सॉलिबल होता है। लेकिन बीटा में ऐसा नहीं होता। बीटा में क्या होता है, पानी में नहीं होता, लेकिन CS2 में सॉलिबल होता है, ठीक है। अब देखो इसका एक बहुत अच्छा है कि जैसे ये अल्फ़ा सल्फ़र होता है ना, ये इंटरकन्वर्टेबल हाँ बोल सकते हैं। नहीं, देखो अल्फ़ा सल्फ़र जो होता है ना वो बीटा सल्फ़र में कन्वर्ट हो सकता है। अब बोलोगे कैसे,
तो कोई भी चीज़ कन्वर्ट कब होगा, जब उसका केमिकल, उसका जो बॉन्ड्स है बीच में टूटना, या फिर ऐसे इसका क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, बॉन्ड्स वॉन्ड्स का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। इसको बस टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या होता है, जो अल्फ़ा सल्फर होता है ना, ये 369 केल्विन पे स्टेबल होता है, ठीक है। सॉरी, 369 केल्विन के बिलो 369 केल्विन, मतलब 368, 367, 366। लेकिन जैसे ही हम लोग 369 केल्विन देंगे एट, मतलब एग्जैक्ट 369, तो वो क्या होता है, अपना फॉर्म चेंज करके बीटा सल्फर में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये बीटा सल्फर में चेंज हुआ, तो अब तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर अल्फ़ा सल्फर बिलो 369 पे स्टेबल है, और अगर हम लोग 369 एग्जैक्ट हीट दे रहे हैं, तो बीटा सल्फर बन रहा है। मतलब बीटा सल्फर कब स्टेबल होगा, एबव 369 होगा ना, क्योंकि बिलो में ये है, और अगर एकदम एग्जैक्ट टेम्परेचर बताओ तो उसमें वो मतलब कन्वर्ट हो जा रहा है अल्फ़ा से बीटा में। तो ऑफकोर्स 369 से ज़्यादा देंगे तभी ना बीटा वाला मतलब इसमें हम लोग को एग्जैक्ट नहीं जानना है कि कितना टेम्परेचर पे ही ये मतलब कन्वर्ट होता है, बस इतना जानना है किसके बिलो कितना एग्जैक्ट। ऐसे अगर 369 देते हैं तो वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब अल्फ़ा से बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अल्फ़ा सल्फर स्टेबल है तो वो कब है, जब 369 से कम होगा, और बीटा कब होगा, 369 के बाद होगा कन्वर्ट, ठीक है। अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछे कि रूम टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या बोलोगे। रूम टेम्परेचर का कितना टेम्परेचर होता है, आरटी मतलब रूम टेम्परेचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका जो होता है 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तुम लोग को पता होगा कि इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 273 से प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। तब एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछेगा कौन सा अल्फ़ा सल्फर या बीटा सल्फर, इस दोनों में रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है, तो क्या बोलोगे। 32 में 273 ऐड करो, कितना होता है, 305। तो ये 305 कौन सा टेम्परेचर हुआ, बिलो 369। तो बिलो 369 कौन सा स्टेबल बता रहा है, अल्फ़ा सल्फर। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा सल्फर स्टेबल होता है, तो अल्फ़ा सल्फर। सिंपल, गॉट माय पॉइंट। सल्फर का ना 2-3 स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, वो 2-3 स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 2-3 है, दैट इज़ S2, S6, S8, ठीक है। जो S6 होता है ना, वो जो होता है, क्या होता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो 1 मिनट, यहाँ मैं कर देती हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सल्फर, ये किस में होता है, S2, S6 और S8, ठीक है। तो जो S2 है ना, हाई टेम्परेचर पे जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो क्या होता है, सल्फर एग्जिस्ट करता है S2 के फॉर्म में। ये S2 का स्ट्रक्चर भी ऐसे होगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड तो होना ही है, ट्रिपल बॉन्ड तो होता है। ट्रिपल बॉन्ड इज़ फॉर नाइट्रोजन फैमिली। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो और बॉन्ड नहीं बनाता है, बट अगर वो लोग को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, एक साथ 3 बॉन्ड बनाना है, तो वो अपने ही ग्रुप के साथ बना पाएगा, ठीक है। और सल्फ़र है तो क्या होता है, सल्फ़र अपने ही ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड क्या होता है, ऐसे वो और भी बॉन्ड बनाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्या बोलते हैं, दूसरे के साथ नहीं बॉन्ड बनाता है, बट अगर वो ऐसा बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ डबल, मतलब एक होता है ना, एक किसी को पहचानने का तरीका, समझ रहे हो। ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए फेमस है कि वो 2 ही बॉन्ड बनाता है। होता है ना ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन के लिए यही करते हैं, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा, ऐसा बोलते हैं ना, वही बना है। तो ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर आ रहा है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड ही होगा ना, जैसे ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड। तो इसके पास कितना अब इलेक्ट्रॉन लोन पे कितना बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया दोनों का ऑक्टेट पूरा। ये हुआ S2 का स्ट्रक्चर एट हाई टेम्परेचर। अब हम लोग को S6 और S8 देखना है, उसका ना कैसा स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर है तुम्हारा
S6 का होता है तुम्हारा चेयर फॉर्म और S8 का हो जाता है वो क्राउन फॉर्म। क्राउन देखियो ना, क्राउन तो देखे होगे, मिस वर्ल्ड जो पहनती है। उसके बाद बहुत सारी से जो क्वीन होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, उन लोगों का क्राउन होता है, तो क्राउन शेप का बनता है। और चेयर तो सभी देखा होगा, ऐसे तो दोनों चीज़ें सबने देखा होगा, लेकिन तो देखो S6 एडजस्ट इन चेयर फॉर्म। देखो इस तरीके से होता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे ऐसे। अब सबको मिला दो, एक ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से बनता है। देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग अपना ऐसा बैक करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा बैठते हैं, यहाँ पर हमारा पीठ रहता है, बन रहा है ना उसी तरीके का। तो ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म। और जो S8 होता है वो कैसा बताया मैंने, क्राउन, क्राउन शेपेड होता है। क्राउन शेपेड देखो इस तरीके का रहेगा, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके। और तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा। इसको ऐसे करो, व्यवस्था से क्राउन लग रहा है इस तरीके से, मतलब ऐसे देखो, ऐसे करके रहता है ना क्राउन। 1 2 3 4 5 6 7, एक ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्राउन शेप्ड हुआ, इसको हटा दो, इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्राउन शेप्ड हुआ, उसी तरीके से ये S8 बनता है, क्राउन शेपेड। और S6 जो होता है वो चेयर फॉर्म का होता है। हम लोग अब इसका कुछ कंपाउंड में एक बहुत ही फेमस उसका कंपाउंड है, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे बहुत लोग ऐसा, एज आई लिव इन गुजरात, तो वहाँ पे बहुत सारे नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन होते हैं ना एग, जो होता है एग का स्मेल होता है ना, सड़ जाता है जब। ऐसे तो सारे खाने सड़ते हैं ना, अगर ऐसा फेंक दो तो, कोई ऐसा सबका रॉटन तो होता ही है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो जैसे अंडे जो होते हैं, जैसे उसको बहुत दिन तक रख दो, या फिर वो जब सड़ जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं, तो उसका जैसा स्मेल होता है ना, मैंने तो ऐसे कभी, मुझे नहीं लगता मैंने उसको कभी स्मेल किया है, बट रॉटन स्मेल ऐसा बताया जाता है कि वो रॉटन स्मेल जैसा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का स्मेल। अब इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसका देखती हूँ। ये प्रिपरेशन भी मैंने एक टीचर से सीखा था, कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने बताया था, और मुझे अभी तक याद है। तो चलो उसका एक बार देख लेते हैं किस तरीके से तुम्हें बताऊँ मैं। सो रॉटन, हम लोग किसका प्रिपरेशन देख रहे हैं, तुम लोग को तो पता चल गया ना, कंपाउंड ऑफ। अभी मैं टॉपिक क्या है वो पर तो पहले तुम लोग को बता दूँ, अदरवाइज बोलोगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, उसमें एक कंपाउंड ऑफ सल्फर में एक है तुम्हारा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका कैसा स्मेल मैंने बताया, रॉटन एग स्मेल होता है इसका। इसका हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्रिपरेशन पढ़ना नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दूंगी, मैंने बताया ना। देखो इसमें जो सपोज अंडा, मैंने क्या बताया, अंडे से बताना है, तो जैसे सपोज ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ। जैसे अच्छा हम लोग अंडा जो खाते हैं, जैसे देखो हमारे घर में मम्मी लोग, हम लोग जैसे अपने बेटे को क्या बोलती है, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा ऐसा बोलती है ना जनरली। तो मतलब कभी कभी जब प्यार आता है, तो जब कुछ काम निकलवाना हो, ऐसा नहीं है, कहती है, मतलब जैसे जनरली होता है ना, तो अपने बेटा को क्या बोलती है, राजा बेटा। तो उसका वो जो राजा बेटा है, तो वो उसको अंडा खाना है, ठीक है। तो वो मम्मी जो है ना उसकी, वो उसको एक आयरन के बर्तन में, ऐसे आयरन का बर्तन में नहीं खाते हम लोग, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ याद करने के लिए। उसकी मम्मी जो है, उस राजा बेटा की मम्मी
अंडा सड़ गया है घर में, तो अब सड़े हुए अंडे को थोड़ी कोई खाएगा, उसको तो फेंकना रहता है ना। तो काम करने वाली नहीं आई है घर में, तो किसको बोलेगी? तो अब बेटे तो होते ही हैं, मतलब ऐसा बाहर का सारा काम करने वाले। तो उसने उसे बोला कि देखो कचरा वाला आया है। तो उसने क्या किया, एक आयरन के बर्तन में अपने राजा बेटा को वो सड़ा हुआ अंडा दे दिया, बोला जाओ जाके कचरे वाले को फेंक दो। कचरे वाले को फेंक दो नहीं, सॉरी, कचरे वाले को दे दो, और मतलब घर से फेंक दो। उस आयरन के बर्तन में अपने राजा बेटा को रोटेन एग दिया। क्या मैंने बताया? राजा बेटा को रोटेन एग दिया आयरन के यूटेंसिल में। ठीक है, तो हमारा क्या है, मतलब मोटो क्या है? रोटेन एग किस में दिया गया? आयरन में। ठीक है, रोटेन एग आयरन में दिया गया। तो हम लोग को अब इसका कैसे बनाएंगे? अच्छा हाँ, और राजा बेटा है ना हमारा, राजा बेटा है। तो मैंने, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, बट तुम लोग को ऐसा बहुत मोस्ट को पता होगा, किंग ऑफ एसिड। किंग मतलब होता है ना राजा, तो किंग ऑफ एसिड हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S। मैंने बताया होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में, जिससे बना था हाइड्रोजन, याद है मैंने बोला था थोड़ा सा स्प्रिंकल करके बनता है, एक साथ ज़्यादा ही पानी नहीं डालते हैं, जिसमें मैंने बताया था शायद, सल्फर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से SO2, SO2 से SO3, एंड देन SO3 में फिर पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे पूरा एकदम नहीं, अगर एक साथ पानी देने पे ब्लास्ट कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा ही मतलब हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैंने बताया था, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, समझ गए, राजा, रोटेन, आयरन, हमें इस तीन ही का काम है। बाकी कहानी वो बस एक याद करवाने के लिए, क्योंकि लोगों को ना ऐसा क्या होता है, डायलॉग्स याद रहते हैं ज़्यादा, उसके बाद मूवीज़ के नाम ज़्यादा याद रहते हैं, लेकिन अभी तुरंत जो पढ़े हैं ना वो भूल जाते हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने बताया राजा बेटा को रोटेन एग दिया ताकि वो फेंक दे, आयरन के यूटेंसिल में दिया। तो इसको कैसे करना है, मैंने क्रिस क्रॉस करवाना सिखाया था। तो देखो कैसे होता है प्रिपरेशन। आयरन का बर्तन, तो आयरन किसी कोई भी चीज़ बर्तन बनता है तो उसमें वो किसी कंपाउंड से बनता होगा ना, तो आयरन सल्फाइड मैंने लिया, उसमें हम लोग ने राजा बेटा को बोला, राजा बेटा को वो आयरन सल्फाइड दिया। अब राजा बेटा कौन है? हमारा H2SO4। ठीक है, ये है हमारा आयरन सल्फाइड, और ये है हमारा किंग ऑफ एसिड। ठीक है, अब इसको देखो, ये Fe+2 के फॉर्म में टूटेगा और S-2 के फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन जो है H+ और SO4-2। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं, क्रिस क्रॉस करने का। क्या बना? FeSO4 + H2S, ये बन गया रोटेन एग, रोटेन एग स्मेल वाला बना। तो राजा बेटा को आयरन सल्फाइड के बर्तन में दिया रोटेन एग स्मेल वाला अंडा फेंकने के लिए। याद हो गया? हो ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है ये वाला। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल दिए। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना, उसका कुछ काम होगा तभी ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया कि ब्लू फ्लेम कहाँ से आता है। तो इसका कंबशन जब करते हैं ना, कंबशन का मतलब होता है जलाना, जलता किसे? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो H2S में ऑक्सीजन डाल दिए, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या किया, इसको भी ऑक्सीडेशन कर दिया और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन कर दिया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन से वाटर निकलता है और सल्फर के ऑक्सीडेशन से SO2। ये जो SO2 होता है ना, ये हमें ब्लू फ्लेम देता है। दिस इज द ओनली सल्फाइड विच गिव ब्लू फ्लेम। ये एक ही ऐसा सल्फाइड है जो ब्लू फ्लेम हम लोग को देता है। हमें और कुछ नहीं जानना था इसमें। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन सल्फाइड का रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग नेचर, अब तो इतनी बार मैंने बता दिया है कि किसी को अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज़ करता हो
और उसके रिलीज़ होने से दूसरा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे सपोज मेरे पास 10 रुपये, मैं यहाँ पे 10 रुपये रख दी, वो काम नहीं है मुझे अब वो 10 रुपये काम नहीं है, तो कोई उठा के ले जाएगा ना। तो क्या हुआ, मेरे पास जो एक्स्ट्रा 10 रुपये थे वो मैंने अपने रख दिए, तो जो दूसरा लेके गया उसके पास 10 रुपये एक्स्ट्रा हुआ है ना। तो वैसे ही H2S क्या करता है, अपना हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, और जिसको भी चाहिए होता है हाइड्रोजन, वो उस हाइड्रोजन को गेन करके रिड्यूस हो जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया था ना कि अब तुम लोग बताओ, ओजोन पढ़ाया था, वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग ना, क्योंकि देखो ये O2 और O में टूटता है, तो O मतलब किसी में O लगेगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब O3 क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। उसी तरीके से हाइड्रोजन H2S में क्या होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। जब ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, इसका मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से इसका एग्जांपल ले लो, जैसे H2S है, ये क्या करता है, H2 रिलीज करता है प्लस सल्फर, S2 ना, इसका बताया ना H2S6 एसिड, तो ये गैस के फॉर्म में कर देता है। अब ये क्या हुआ, सल्फाइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें से सल्फर में से ऑक्सीजन निकल गया, ये -2 से 0 में चला गया, देख रहे हो, -2 से 0 मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब H2S का रिड्यूसिंग नेचर भी देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ बाइंड अप करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल है, आराम से देखो, आराम से बन जाएगा। देखो 1 मिनट, किसका मैं बता रही हूँ, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग, आई नो इधर थोड़ा क्या बोलते हैं, पता नहीं, H2S का बता रहे, आई नो यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में, बट 1 मिनट, नाउ दे सम स्पेस। देखो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। देखो ये कैसे करता है, ये क्या करता है, फेरिक, देखो फेरिक को फेरस में, अब बोलोगे ये फेरिक फेरस कैसे पता चला, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है ना, ये 3 का ज़्यादा है 2 के कंपैरिजन में, तो उसमें इक लग जाता है और इसमें अस लगेगा। तो क्या आयरन है तो उसके कहेंगे फेरिक, इसको क्या करेंगे, फेरस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है दूसरे को, ठीक है। तो समझे, फेरिक से फेरस होता है। और इसका एग्जांपल है, देखो इसमें क्या हुआ है, इसका रिड्यूस हुआ है, क्योंकि H2S जो है वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अगर H2S Fe+3 के साथ, मैं अभी एग्जांपल देके बताऊंगी, बस इतना समझो कि H2S क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। तो Fe+3 Fe+2 में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो H2O2, दिस इज पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, ये H2O में चेंज होगा, कैसे, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2 +2। अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ क्या है, 2 ऑक्सीजन पे -2 है, मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन पे -1, तो -1 से -2 में गया, तो रिडक्शन हुआ, कम होना हुआ ना। कैसे कम होना, अब बोलोगे यहाँ तो -2 है, माइनस में कोई भी चीज़, जैसे माइनस में जो बड़ी नंबर होती है ना वो कम हो जाती है। -2 मतलब 2 बड़ा है, लेकिन माइनस लगने की वजह से वो छोटा हो गया, मतलब 1 इज़ स्मॉलर देन 2। लेकिन अगर -1 और -2 बोलेंगे तो -1 बड़ा हो जाएगा। मतलब जब माइनस लगाते हैं तो बड़ी चीज़ें छोटी हो जाती है, छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती है, बस इतना समझो, ठीक है। अब H2O2 हो गया, उसके बाद दूसरा लेते हैं हम लोग, Mn+7 Mn+2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ ले सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, Cr2O7-2 से Cr+3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना ही समझो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूज़न रह जाएगा कि क्या बोल के चली गई क्या नहीं, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं FeCl3 + H2S। अब ये FeCl3 में क्या है, आयरन पे +3 चार्ज हुआ, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो अब मैंने क्या बताया था, जब H2S के साथ ही H2S क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस करके Fe+2 में चेंज कर देगा। तो कुछ नहीं करना, Fe+2 में चेंज होगा तो क्या लिख सकते हैं, FeCl2 प्लस, और H2S है तो
बस रहने दो, मतलब हम लोग को ऐसा जाना नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना है तो लिख लो। हाइड्रोजन इसके साथ HCl बना लेगा, एंड प्लस एक क्या करता है, सल्फर, एक मतलब सल्फर बना देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को मतलब अभी इससे मतलब है, उसका आगे कंपाउंड छोड़ दो, अभी ये कैसे रिएक्ट कर रहा है वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद देखो H2O2 प्लस H2S, अभी मैंने बताया था H2O2 किस में चेंज होता है, H2O में, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लो, KMnO4 में H2S दिए, किस में चेंज होगा, Mn+2 में, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल दिया था Cr2O7 -2 K2Cr2O7 हाँ प्लस H2S, तो वो Cr+3 में चेंज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, जिसके साथ भी करोगे वो उसके रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके रिड्यूस फॉर्म में वो रिड्यूस कर देता है दूसरे को, तो रिड्यूस मतलब घटना, ठीक है, रिड्यूस कर देगा, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस कर देगा। जैसे देखो यहाँ Fe पे क्या है, +3 चार्ज है, रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से 2 में चेंज हो गया, 3 से 2 में रिड्यूस हो गया। यहाँ क्या है, -1 था, यहाँ +2 हो रहा है, तो क्या हुआ है, -2 तो छोटा हो गया ना, अभी मैंने बताया ना कि निगेटिव में अगर कोई बड़ा नंबर होता है तो वो छोटा हो जाता है, तो -1 से -2 में छोटा हो गया। यहाँ पर क्या है, +7 से +2 में चेंज हो गया, मतलब फिर से 7 से 2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब छोटा हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 12 है, मतलब यहाँ 6 है 1 पे, तो यहाँ पे 3 हुआ, तो 6 से 3 में हुआ, तो वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। अच्छा हाँ, एक बात बोलना था, वो जो मैंने किंग ऑफ एसिड बताया था, आई एम सो सॉरी, वो मतलब मैंने बताया नहीं है तुम्हें, वो मैं गलती से, मुझे लगा कि मैंने बताया था, वो मैं आगे बताऊँ, क्योंकि सल्फ़र का तो बात ही नहीं हुआ है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, तो मैं कैसे बताती। बट ये ध्यान रख लो कि H2SO4 इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ एसिड, ठीक है, वो मैंने याद कराने के लिए बताया। तो ठीक है, आज का यहीं बाइंड अप करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में SO2 पढ़ेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसके बाद उसके बारे में हम लोग उसका रिड्यूसिंग नेचर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे, और ऑक्सो एसिड्स पढ़ने के बाद उसके सब कुछ ख़त्म, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद वो टॉपिक ख़त्म है। और तो बस हो गया। और लेकिन वो जो दूसरा वाला मैं पढ़ाऊँगी थोड़ा सा शायद थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक कवर करना है, इसमें तो आज मैंने छोटा सा पढ़ा दिया। सो थैंक यू, make sure you love this video, so please like, share and subscribe. Thank you, bye, have a nice day.